जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। आज का हमारा वीडियो फास्ट 50 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 है, जो भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को विद एक्सप्लेनेशन कवर करता है। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बिल्कुल इसलिए लंबा होगा क्योंकि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को कई भागों में छोटे छोटे स्प्लिट करने से और आपको कंफ्यूज करने से अच्छा है मैं कुछ एक पोर्शन को, एक बहुत बड़े हिस्से को बिल्कुल ही एक साथ रखूं, बड़े वीडियो थोड़ा लंबा हो। अब इनमें से कई क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट, एसएससी, आईबीपीएस, एनटीपीसी, यहाँ तक कि कई बार सिविल सर्विस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसे क्रिएट किया है मेघा सिंह राठौड़ ने। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप द सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। यह है कि किस साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरकारिया कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में सेटअप किया था। हमारे पास ऑप्शन है ए 1980 में, बी 1983 में, सी 1987 में, डी 1992 में। सरकारिया कमीशन के बारे में जानिए कि यह सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में थी कि उनके बीच में पावर का बैलेंस कैसा चल रहा है, उसके बारे में क्या जरूरी चेंजेस आ सकती हैं या लाई जा सकती हैं, उसको विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताना था इसको। आप जानिए कि कई बार अभी के टाइम में आप देखेंगे कि कुछ एक ऐसे स्टेट्स जहाँ पे बिल्कुल ही सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो पावर में नहीं है, तो उनके बीच में कुछ फ्रिक्शन होते रहता है सेंटर में और स्टेट में। ये चीज़ें बहुत ही पहले देखी जा चुकी थी, उसके बारे में सोचा जा चुका था। इसीलिए 1983 के जून में एक सरकारिया कमीशन जो थी वो सेटअप की गई थी। ये कमीशन का नाम सरकारिया कमीशन इसलिए था क्योंकि जो इसके हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया, और ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। जो अदर 2 मेंबर्स थे वो श्री बी शिवराम थे और डॉक्टर एसआर सेन थे। अब जानिए कि इस सरकारिया कमीशन ने टोटल जो है 247 जो है अपने रिकमेंडेशन दिए थे। इन रिकमेंडेशन को टोटल 19 चैप्टर्स में रखा गया था और इसने जो रिकमेंडेशन दिए सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, उसमें कहा गया कि जो अभी चल रहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, मतलब स्टेटस क्वा को मेंटेन होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज डिसाइड हाउ फार द फंडामेंटल राइट्स कैन अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया। मतलब कि नीचे दिए गए में से कौन सी अथॉरिटी इस बात को डिसाइड करेगी कि जो फौजी लोग हैं, आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कहाँ तक अप्लाई किया जा सकता है, कितना कर्टेल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल जानिए। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर एक व्यक्ति को जो कि भारत में रहता है और अगर विदेशी भी है तो इसमें से कुछ एक वो दी जाती हैं। और बिल्कुल ही अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट अगर स्टेट से होता है, स्टेट कहने का मतलब कि चाहे सेंटर हो, सेंटर का कोई ऑफिशियल हो, स्टेट हो, स्टेट का कोई ऑफिशियल हो, या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो आप बिल्कुल ही आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो फिर ऐसी बात क्यों हो रही है कि आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कितना अप्लाई होना है या कितना कटेल होना है, इसको कौन डिसाइड करेगा? देखिए, ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी है आर्म फोर्सेस के लोग खुद ही इस बात को एक्ट बना करके, एक्ट ना कहें लॉ बना करके उसको कर सकते हैं, डी है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो जैसे हमारे यहाँ पे सिविल कोर्ट्स होती हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, लास्ट में हाई कोर्ट होती हैं, वैसे ही फौज का अपना बिल्कुल अलग सेटअप होता है। उसका जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल होता है वो हमारे हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो इन चारों में से ऐसा काम कौन कर सकता है कि फंडामेंटल राइट जो है फौजियों की उसको कर्टेल किया जा सके या कितना देना है उनको, उसको डिसाइड कर सके। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो आपको नहीं लगता कि यह संविधान खुद के अगेंस्ट है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 में साफ बात लिखी गई है कि पार्लियामेंट चाहे तो ऐसी जो भी इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर में, जैसे सेना हो गई, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, मेंबर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी, जिससे देश की सुरक्षा जो है, राष्ट्रीय सिक्योरिटी की मैं बात बोल रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी की बात बोल रहा हूँ, अगर वो लगता है कि हैम्पर हो सकती है अगर इनको ज़्यादा फंडामेंटल राइट दी गई, से कि मान लीजिए कि बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम स्पीच है, फ्रीडम स्पीच का इस्तेमाल करते हुए अगर आर्म फोर्सेस के लोग, जहाँ पे कई एक ऐसी चीज़ें, कई ऐसे सीक्रेट होते हैं विच शुड नॉट कम इन मीडिया, विच शुड नॉट
क्योंकि अगर वो चीज़ें बाहर आई धीरे धीरे वो न्यूज़ में आकर के हमारे दुश्मनों तक भी पहुंच जाएंगी और हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 बिल्कुल ही साफ कहता है कि पार्लियामेंट चाहे, पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो जो भी आर्म फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस फोर्सेस के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, मेंबर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी या इस टाइप के सर्विसेज के लोग हैं, वो कानून बना के, पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स द कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। अब आपने यह बात बिल्कुल ही कई बार सुनी होगी कि अगर कोई भी, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज का व्यक्ति है या इस टाइप की कई सर्विसेज हैं, वो चाहें, या फिर अगर मैं गवर्नर की बात कहूँ तो वो प्रेसिडेंट जब तक चाहे, प्रेसिडेंट की इच्छा है, जब तक अपनी उसकी खुशी को दर्शाता है तब तक वो लोग रहेंगे, नहीं तो फिर नहीं रहेंगे। और तो क्या ये सिर्फ उसको खुश करने के लिए है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल ही प्रावधान है। हम देखेंगे कि इस तरह का कौन सा जो प्रावधान है जो कि कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे पास ऑप्शन ए है आर्टिकल 123, बी है आर्टिकल 213, सी है आर्टिकल 310 और डी है आर्टिकल 368। आप जानिए आर्टिकल 310 मतलब सही ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर होना चाहिए। ये कहता है कि जब तक डिफेंस सर्विसेज के लोग या फिर सिविल सर्विसेज के लोग या ऑल इंडिया सर्विस के लोग, वो तब तक अपने सीट को, अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, अपने रैंक को होल्ड कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहता है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो जब तक गवर्नर चाहता है। तो बिल्कुल संविधान में इसके बारे में लिखा है आर्टिकल 310 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन। किसी भी राज्य की, या देखिए स्टेट जो है बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मैं संविधान को लेकर के बात करूं तो वहां पे स्टेट का मतलब होता है इवन पूरा इंडिया, समटाइम्स इसके ही अंदर आते हैं इसके स्टेट्स, जो आज के यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें हो गई, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल या इस टाइप के कोई भी इंस्टीट्यूशन। बट यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके अंदर होती है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है राज्य से, मतलब प्रोविंस, या जैसे अगर आप यूपी के हैं तो यूपी, बिहार के हैं तो बिहार, कल और अगर वेस्ट बंगाल के हैं तो वेस्ट बंगाल। तो किसी भी राज्य की जो कार्यकारिणी शक्ति है, कि जो भी वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम होता है, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, मान लीजिए कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया तो वहाँ का जो भी गवर्नमेंट है वो उसको तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो जब गवर्नमेंट सस्पेंड कर दिया जाएगा तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बचेगा। ऑप्शन ए वैसे कट गया। बी प्रेसिडेंट, अगर स्टेट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट रूल है, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट जो है ही कैनॉट कंट्रोल, उसका नाम तो होता है प्रेसिडेंट रूल, बट ही डजंट गो देयर एंड ही कंट्रोल द थिंग्स। तो प्रेसिडेंट को फिर भी हम स्टार मार्क दे के रखते हैं कि हो सकता है ये हो। सी गवर्नर है और डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, कि किसी भी राज्य में जो वहाँ की मंत्री परिषद होती है वो। अगर देखिए स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया है, ध्यान से, या नहीं भी लगा है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो वैसे ही मतलब नहीं रहेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल ही हमारे दो ऑप्शन खत्म हो गए। प्रेसिडेंट की बात हो गई, तो जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट में, गवर्नर वर्क्स, जैसे मैंने अभी बताया था कि ऑन द कॉमन लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो किसी भी स्टेट के लिए गवर्नर की पावर जो होती है पूरी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। चाहे स्टेट में कोई मशीनरी है, मतलब वहाँ पे सरकार काम कर रही है, या सरकार नहीं है, पूरा मंत्रिपरिषद नहीं है, फिर भी सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है कि ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है, मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो इसका मतलब नहीं कि सारी वेलफेयर स्कीम्स या जो भी ग्राउंड लेवल पे काम होते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी। सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नर के अंदर में चलती रहेंगी। तो एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारिणी, कार्यकारिणी का मतलब काम होने वाली चीज़ें, वो जो है गवर्नर के अंदर होती है और वो बिल्कुल ही चलती रहेंगी। नेक्स्ट हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फॉर हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि कितनी बार कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। हमारे पास ऑप्शन ए है 1 बार, बी है ट्वाइस 2 बार, सी है थ्राइस 3 बार और डी है नो लिमिट।
आप यह बात जान लीजिए कि अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए जितनी बार, हर एक बार अगर आप एलिजिबल होते हैं, मतलब कि आपके पास उतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या और आपकी उम्र है, उम्र सीमा के आप अंदर हैं, ना कम है ना ज़्यादा है, आप दिवालिया नहीं हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप पूरी करते हैं तो आप जितनी बार मन करे उतनी बार आप खड़े होइए और उतनी बार अगर आप जीत पा रहे हैं तो जीत जाइए। तो इस तरह से हमारे संविधान में आर्टिकल 57 जो है वो री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी के बारे में कहता है, और कोई भी व्यक्ति जितनी बार अगर वो प्रेसिडेंट रहा है या आगे भी अगर उसकी उम्र बचती है और सारी चीज़ों के लिए वो बिल्कुल ही उसके जो क्राइटेरिया हैं, क्वालिफिकेशन है, उसको क्वालिफाई करता है, तो बिल्कुल ही हर एक बार जो है उसके लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है, हर एक बार वो प्रेसिडेंट बन सकता है। 6 हम जानेंगे, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इनिशिएटेड इन इंडिया ओनली इफ द फॉलोइंग मेक्स अ रिकमेंडेशन। देखिए कि कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस जो है इंडिया में फिर से शुरू की जा सकती है अगर निम्नलिखित में से कोई अपनी सिफारिश दे। तो हमारे पास ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, बी है राज्यसभा, सी है लोकसभा और डी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका आंसर देने से पहले अपने दिमाग से अच्छी तरह से सोचिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन, वहाँ पे स्टेट की बात कही गई थी, प्रोविंस की बात करी गई थी, तो इसलिए गवर्नर था। अगर मैं पूरे सेंटर की बात करूं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वेस्टेड होती है प्रेसिडेंट में। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी ऑल इंडिया सर्विस उसके देख रेख में काम करती रहेगी। अब जो हमारा प्रेसिडेंट हो गया तो प्रेसिडेंट तो अकेला ये सारी चीज़ें तो करेगा नहीं, फिर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। मान लीजिए लोकसभा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा के अंदर ही जो इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो काम करती है, जो मंत्री परिषद है वो काम करती है। तो अगर ये कभी नहीं है सरकार में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो चुकी है और नई गवर्नमेंट आएगी तो वो बस हैंडओवर करने के लिए अपने सीट पे है। आप जानिए कि किसी भी स्थिति में हमारी राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, स्थगित नहीं होती है, कभी उसका विलय नहीं होता है। इसीलिए रखी गई है कि अगर किसी वजह से हमारी लोकसभा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी वजह से अगर नहीं अपने सीट पे है या उसका विलय हो चुका है तो राज्यसभा जो है बिल्कुल ही इन चीज़ों पे ध्यान रखेगी, और ये राज्यसभा ही आर्टिकल 312 के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई आर्टिकल 312 के हिसाब से, और खासकर हमारे चैप्टर 4 की अगर हम बात करें उसमें पार्ट 5 और पार्ट 11 के हिसाब से साफ साफ लिखा गया है कि इसको रिकमेंड करेगा राज्यसभा। कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जो नेशनल इंटरेस्ट में हो और पार्लियामेंट इसको प्रोवाइड कर सकता है, जो भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी हो, इन सारों को, लेकिन इसके लिए जो सिफारिश करता है वो हमेशा राज्यसभा ही करता है। अब चाहे वो यूनियन के लिए हो, स्टेट के लिए हो, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट उसको लास्ट में करेगा, लेकिन सबसे पहले जो उसकी सिफारिश करने वाला, उसकी शुरुआत करने वाला कौन सा होगा? राज्यसभा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इन विच ईयर डोगरी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे डोगरी लैंग्वेज की बात हो रही है कि हमारे भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में यह कब शामिल किया गया था। हमारे पास ऑप्शन ए है 2001 में, बी है 2002 में, सी है 2003 में और डी है 2004 में। सही आंसर होगा 2003 में, सी। आप जानिए 92nd अमेंडमेंट आया था 2003 में, उसमें 4 लैंग्वेजेस को, जिसमें कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था, और तब जाकर के टोटल नंबर जो थे हमारे 8th शेड्यूल में जो भाषाएं हैं उसमें तब जाकर के ये 22 हो गई थी, और अभी भी ये 22 हो गई हैं 2003 में 92nd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट हम जानेंगे कि हमारे संविधान में जो चीज़ें हैं, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ध्यान दीजिए, मैं बात बोल रहा हूँ लिबर्टी की, इक्वलिटी और भाईचारे की, स्वतंत्रता,
समानता और भाईचारा जो हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जो लिखा गया है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? अब देखिए ऑप्शन देखिए, ए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और डी यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें बिल्कुल ही इन चीज़ों को ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा। अब जानिए यूएसएसआर जो, जब ये चीज़ें बन रही थी तो उस समय वो धीरे धीरे सोशलिस्ट हो रहा था। यूएसएसआर की मैं बात बोल रहा हूँ, जो आज जो है टूट चुका है, और उस समय ये था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो वहाँ पे जब इस टाइप के सोशलिस्ट रिपब्लिक वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जो व्यक्ति से बड़ा वहाँ पे देश होता है। वहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं कि हर एक कोई कैपिटलिस्ट नहीं होगा और किसी की भी पर्सनल आय नहीं होगी। जब पर्सनल आय नहीं होगी, पूरा समाज का होगा, और सबकी आय जो है वो राष्ट्रीय खाते में जाएगी, वहाँ से सबको जितनी ज़रूरत है उतना दिया जाएगा। मतलब वहाँ पे लिबर्टी और इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो कर्टेल, हाँ इक्वालिटी तो जतती है, लेकिन लिबर्टी धीरे धीरे आपकी कर्टेल हो जाएगी, आप अपने पैसे को नहीं इंजॉय कर पाएंगे। तो यूएसएसआर वैसे कट गया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूँ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बात है कि वहाँ पे आज भी ब्रिटेन जो है एक ऐसा कंट्री है जो ऑफिशियली एक डेमोक्रेसी होते हुए भी एक राजशाही है। वहाँ पे आज भी क्राउन है, आज भी राजा है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप बात करें इक्वालिटी की, तो वन कैनॉट बी इक्वल टू द किंग। तो इस तरह से हमारा ब्रिटिश भी खत्म हो गया। रह गए सीधे सीधे हम बात पे आते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पे। फ्रेंच, आज भी अगर फ्रांस में जाएं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बातें होती हैं लिबर्टी की और इक्वालिटी और भाईचारे की। और ये जो चीज़ें हैं कहाँ से आई थी? फ्रांस में एक रिवोल्यूशन हुआ था 1789 में, बहुत ही ये आया था, बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन था। और उसी के बाद हम जानेंगे कि इसको फ्रांस की क्रांति कहते हैं। और उस समय जो फ्रांस में राजा थे उनको कहते हैं कि गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया था, और कई सारे जो लोग गवर्नमेंट में थे उनको गुलेटिन पे चढ़ा देते थे, मतलब काट देते थे। मतलब वहीं से ये सिद्धांत आया था कि सभी बराबर होने चाहिए, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए और सभी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ऑप्शन ए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान के प्रस्तावना में ये बात ली गई है कि लोगों को स्वतंत्रता हो, समानता हो और फ्रेटर्निटी, भाईचारा हो। 9th हम क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949? नवंबर 26, 1949 की मैं बात कर रहा हूं। उस दिन आप जानिए कि उसी दिन हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, नवंबर 26, 1949 में। और उसके कुछ एक प्रोविजन को इनेक्ट भी कर दिया गया था, लागू भी कर दिया गया था कुछ एक को। तो आप जानिए, और पूरा संविधान उस दिन लागू नहीं हुआ था, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और साथ ही इनेक्ट किया गया था, और इसके कुछ एक प्रोविजन जो थे वो इनेक्ट हो गए थे। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को सारे प्रोविजंस को लागू कर दिया गया था। तो कौन कौन से प्रोविजन जो हैं हमारे नवंबर 26, 1949 को नहीं आए थे? आप देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है, ए प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, बी है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, सी है फंडामेंटल राइट्स, और डी है नन ऑफ द अबव। देखिए ध्यान से आपको सोचना है। ए प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, देश में जगह जगह पे दंगे हो रहे थे। और उसके बाद से उसी बीच में है 1946 में ही हमारी संविधान सभा बन गई थी, और ये जो है धीरे 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 धीरे, मतलब यही बाद में अपॉइंट हो गई हमारे संविधान को बनाने के लिए। अब ये आप पाएंगे कि इस बीच में जो टर्मोइल चल रहा था वो सिटीजनशिप के ही लिए था, कि मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि वो धर्म के आधार पे दिया गया देश था। और कई सारे लोग हिंदुओं को वहाँ से काट काट के, या फिर हिंदू अपनी जान बचा के यहाँ पे भागे, यहाँ से कई मुस्लिम वैसे भाग गए, यहाँ से भी लोगों को मारा गया, कई सारी इरेगुलरिटी हुई। तो उस समय जब संविधान लग रहा है, इनेक्ट किया जा रहा है 26 नवंबर 1949 को, तो यह बात बहुत ही जरूरी थी कि उसी दिन यह डिसाइड कर दिया जाए कि सिटीजनशिप जो है उसके जो भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उस दिन में लागू हो जाए। तो ये तो लागू हो जाना ही है, तो ये तो ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो उस दिन लागू हो जाएगा। दूसरा है
इलेक्शंस जो होंगे वो इलेक्शंस कैसे होंगे, और सी फंडामेंटल राइट्स, और डी नन ऑफ द अबव, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए कि कौन कौन से प्रोविजंस उसी दिन लगे थे। उसमें थे एक सिटीजनशिप का, दूसरा था इलेक्शन का। इलेक्शन मतलब कि प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शन भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है डिड नॉट कम इनटू फोर्स। अब हमारे पास बच गया कि नन ऑफ द अबव, रह गई फंडामेंटल राइट्स। तो आप जानिए कि उसमें कौन कौन से, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये जो चीज़ें थी ये 26 नवंबर 1949 की। इसमें कहीं भी आप देखिए फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की गई है। उस दिन जो जो आर्टिकल संविधान के फोर्स में आए वो थे आर्टिकल 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 372, 388, 391, 392 एंड 393। एक एक करके फटाफट आप देख लीजिए। आर्टिकल 5 जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत पर नागरिकता, जो नागरिकता की मैं बात कर रहा था। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में जो भी माइग्रेट करने वाले लोगों की सिटीजनशिप राइट्स क्या होगी। जो भी हिंदू वहां से अपनी जान बचा के आए थे उनको क्या सिटीजनशिप दी जाएगी। फिर आर्टिकल 8 था भारत के बाहर रहने वाले जो भी भारतीय हैं उनकी सिटीजनशिप राइट का क्या होगा। तो ये सारी चीजें 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो रही थी। आर्टिकल 9 देखिए, अगर किसी ने वॉलंटरली किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो उसकी नागरिकता का क्या होगा। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 60 है कि जो प्रेसिडेंट की ओथ है या शपथ है ये उसी दिन लागू हो गई थी। फिर आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन वाली बात हो रही थी, मतलब जो बी ऑप्शन हमने काटा था, मतलब वो भी उसी दिन लागू हुई थी। फिर हम जानेंगे 366 जो है वो कई सारे डेफिनेशंस हैं। तो जब संविधान के कुछ एक चीज़ों को आप लागू करते हैं तो उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो डेफिनेशंस भी लागू हो गए थे। 72 की अगर मैं बात करूं तो कोई भी लॉ अगर है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कॉन्स्टिट्यूशन किसी लॉ को ऑथराइज करता है कि अगर सही है तो वो कितना इफेक्टिव है, और इफेक्टिव उसको होना ही है, तो ये 372 में था। 388 और 391 जो है इनको हटा दिया गया है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 392 के बारे में जानिए, किसी भी कठिनाई को दूर करने की अगर जो प्रेसिडेंट की पावर है उसके बारे में था। और 393 जो है वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूज जो भी शॉर्ट नेम्स हैं या किसी भी चीज़ के, उनके बारे में था। कहीं पे भी फंडामेंटल राइट का नाम आया है, कहीं भी फंडामेंटल राइट का नहीं नाम आया है। इसका मतलब ये है कि इन ऑप्शंस में से जो 4 दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट जो है वो 26 नवंबर 1949 को नहीं लागू गई थी, इसलिए सही आंसर हमारा सी फंडामेंटल राइट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। A 3-tier पंचायत is envisaged for states having population above, कि ऐसे स्टेट्स के लिए 3-tier पंचायत की जो भी बातें हैं वो दी गई हैं, मतलब 3 लेयर की, 3 लेवल की पंचायत सिस्टम होना चाहिए ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे मतलब जो भी पंचायत है या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे अगर पॉपुलेशन कितने से ज़्यादा हो। हमारे पास ऑप्शन ए है 10 लाख, बी है 15 लाख, सी है 20 लाख और डी है 25 लाख। आंसर देने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो भी पंचायत सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात बोल रहा हूँ, 1992 है। उसी के द्वारा फॉर्मली हमारे यहाँ पे पंचायत सिस्टम आया था। अगर मैं पंचायत सिस्टम का मतलब कहूँ तो आज का जो नॉर्थ में जो भी खाप पंचायत या इस टाइप की जो भी जातीय या रिलीजियस या फिर कास्ट वाली पंचायत लगती है, उससे मेरा मतलब बिल्कुल ही नहीं है। इसका मतलब जो भी हमारे 73 अमेंडमेंट 1992 का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा जो सेल्फ गवर्नेंस की बात की जा रही है, सेल्फ गवर्नेंस की, कि गांवों को उतना ज़्यादा पावर दिया जाए कि ये अपना सेल्फ गवर्नेंस कर सके, खुद से अपने ऊपर राज कर सके, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर वहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा हो, सही ऑप्शन आपका 20 लाख हो, तो वहाँ पे 3 लेवल की पंचायत होगी। तो 3-tier पंचायत का मतलब क्या है, आप 3 लेवल इसमें कौन कौन से होंगे। एक हो गया हमारा विलेज लेवल का, दूसरा हो गया हमारा ब्लॉक लेवल का, तीसरा हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का। विलेज लेवल में आप सभी जानते हैं ग्राम पंचायत होंगी, और ब्लॉक लेवल में आप जानते हैं कि या तो मंडल परिषद होगा या फिर ब्लॉक समिति होगी या फिर पंचायत समिति होगी।
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होगा, बहुत ही आम बात है। तो ये 3 टियर पंचायत वहीं पे होगी जहां पे पॉपुलेशन 20 लाख के करीब हो। ठीक है, आप जानिए कि ये जो पंचायत सिस्टम है अभी सभी स्टेट्स में है। कितने स्टेट में? हमारे यहाँ पे टोटल अभी 28 स्टेट्स हैं। तो सभी स्टेट में है एक्सेप्ट कहाँ कहाँ नहीं है? मेघालय में नहीं है और मिजोरम में नहीं है। प्लस हमारे पास अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सभी यूनियन टेरिटरीज में है सिर्फ दिल्ली को छोड़ के। तो दिल्ली में पंचायत नहीं है और मेघालय और मिजोरम में पंचायत नहीं है। बाकी 26 स्टेट में और 7 यूनियन टेरिटरीज में पंचायत सिस्टम है। अब जानिए कि पंचायत की बात चल ही गई है और हम में से ऑलमोस्ट जानते हैं आप कि 80% जो इंडिया है ऑलमोस्ट गांव से ही आता है। तो पंचायत को ये जान लीजिए कि कहाँ से फंड मिलते हैं। पंचायत को 3 जगहों से फंड मिलते हैं। पहला होता है एक लोकल बॉडी फंड, जो कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वहाँ से उसको सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन में बोल रहा हूँ, इसके रिकमेंडेशन पे फंड मिलता है एक। दूसरा मिलता है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स से हैं उससे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से। पहला मिल रहा था सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, दूसरा मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से, और तीसरा मिलेगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से, स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पे। तो ये था पूरे पंचायत के बारे में। आई होप कि इससे बाहर अब क्वेश्चन कोई नहीं आते। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा और स्टेट्स? राज्यसभा फॉर स्टेट्स। आप जानिए कि राज्यसभा में किसके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो है किसी भी स्टेट को सीटें मिलती हैं। अब राज्यसभा में आप जानते हैं कि टोटल सीटों की संख्या जो है वो 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 250 की मैं बात कर रहा हूँ वो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग सीटें होती हैं। अब अगर आप ये कहें कि हर एक स्टेट जो है, मान लीजिए अभी 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट को बराबर बराबर दीजिए, 250/28 कर दीजिए, उसके हिसाब से आप दे दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा में जो भी सीटों का बंटवारा है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, वो वहाँ की किस आधार पे किया जाता है? ऑप्शन ए है एरिया के आधार पे, बी है पॉपुलेशन, सी है बोथ एरिया और पॉपुलेशन, डी है नीदर ए नॉर बी। इनमें से कोई नहीं। आप जानिए कि जो भी राज्यसभा की सीटें हैं किसी भी स्टेट को जो दी जाती हैं कि कितनी सीटें होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। जानिए राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 250। और इन 250 में जो 12 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स, वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अलग अलग फील्ड से। इसके अलावा बच गए कितने? 238। अब इन 238 में जो है वो हमारे स्टेट हो गए और यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो यूनियन टेरिटरीज में खाली मैं 2 की बात कर रहा हूँ, 2 यूनियन टेरिटरीज और हमारे 28 स्टेट्स के लोग जो हैं इसमें इनकी सीटों का बंटवारा होता है। अब जो प्रेजेंट स्टेट है अभी वो 245 है। 245 में जो पूरी 233 सीटें जो हैं वो हमारे स्टेट्स प्लस यूटीज को दी गई हैं अभी तक। 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट की गई हैं। तो 233 और 12 245 हो गया बिल्कुल। तो अभी तक आपने जाना कि ये जो 233 दी गई हैं स्टेट और यूटीज को, क्या उनको बराबर बराबर बांटा गया है? बिल्कुल ही बराबर बराबर नहीं बांटा गया है। पॉपुलेशन के हिसाब से बिल्कुल बांटा गया है। अगर आप कहें कि एरिया, तो फिर तो राजस्थान को सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी जानी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास हैं? यूपी के पास है। यूपी के पास आप जानिए 31 सीटें हैं। और इवन कई एक ऐसे स्टेट हैं जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी मतलब जो उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, उसकी वजह से उनके पास एक एक ही सीटें हैं। तो जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है स्टेट्स के बीच में, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो किस आधार पे होता है? पॉपुलेशन के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड
accorded precedence to directive principle over fundamental rights। अब संविधान का कौन सा अमेंडमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट के ऊपर रखता है? मतलब कि अगर दो चीजें एक साथ क्लैश हो रही हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और दूसरा है फंडामेंटल राइट, तो हमारे संविधान में कुछ एक अमेंडमेंट किया गया था बाद में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा जाता है। मतलब कि अगर आप किसी स्टेट मशीनरी को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी बीच में अपनी ड्यूटीज़ को नहीं फॉलो करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक थोड़ी अलग चीज़ हो गई, तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमेशा ऊपर रखा जाएगा फंडामेंटल राइट से। तो हमारे पास ऑप्शन ए है कि संविधान के 25th जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें, बी 42nd में 42वां, सी है 59th और डी है 44th। आप जानिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट के ऊपर रखने का क्या बात है और ये कब रखा जा सकता है? भारत में इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 में। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय और इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने सारी जो है स्टेट मशीनरीज को फेल कर दिया था और सबको जो है वहाँ पे कई एक सारे लोग मतलब जो है जेल में डाल दिए गए थे, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे। मतलब कि बहुत सारे लोगों की पूरी कंट्री में फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ था। और जैसे ही उन्होंने इमरजेंसी सुधारी, मतलब इमरजेंसी खत्म हुई, तो 76 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, यह कह करके कि अगर स्टेट को लगता है कि कुछ प्रोविजंस स्टेट के या कंट्री के बेटरमेंट के लिए है, तो आपकी फंडामेंटल राइट को नीचे रखा जाएगा। तो ये चीजें किससे आती हैं? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। इसमें जो है वरीयता दी गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, कि यह कहते हुए कि नो लॉ इंप्लीमेंटिंग एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेटेड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कि अगर कोई लॉ मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स को ऐसा इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है, और अगर वो स्टेट के लिए सही है, तो ऐसे किसी भी लॉ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताया जा सकता। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऊपर रखी जाएगी, स्टेट हमेशा ऊपर रखेगा। अब 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी। इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए थे कि ये लगभग एक कॉन्स्टिट्यूशन ही था। देखिए, इससे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई थी, 4 नए डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब इसी में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई थी कि अगर आप अपने फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो पहले ड्यूटीज़ को पूरा कीजिए। 4 नए डीपीएसपी डाले गए थे और कई एक सारी चीज़ें हुई थी संविधान में। अगर आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, कई सारे इसमें सुधार हुए थे। और जैसे ही 1978 आया और गवर्नमेंट जो है शिफ्ट होकर के दूसरे लोग के हाथ में गई, तो उसमें कई सारे प्रोविजन को चेंज कर दिया गया। क्या क्या प्रोविजन चेंज हुए? उसको बोलते हैं 44th अमेंडमेंट 1978। जितनी इसमें चीज़ें की गई थी स्टेट को ऊपर रखने की, लोग के फंडामेंटल राइट्स को दबाने की, उसमें से कई सारों को नल एंड वॉइड कर दिया गया जो 42nd अमेंडमेंट से आई थी, और कई एक सारों को वैसे ही रखा गया। तो वो था 44th अमेंडमेंट। जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ें, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, बिल्कुल ही दोनों अमेंडमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए, बात हो रही है कि जब संविधान बन रहा था तो जो संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारे पास ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है BN राव, सी है HN कुंजरू और डी है VN मेनन। सही आंसर होगा कि जो सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो है BN राव।
उनका पूरा नाम था श्री बेनेगल नारसिंह राव, और CBN राव जो ही थे वही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उनका काम था कि जो हमारी संविधान सभा बनी थी, बिल्कुल ही भूल में मत रहिए कि किसी एक व्यक्ति ने संविधान को लिखा है, पूरी सभा थी, लोगों को अलग अलग चीज़ें दी गई थी, उसमें कोई ड्राफ्टिंग कर रहा था तो कोई कुछ एक कर रहा था, और हर एक जो है सभा के लिए अलग अलग जो थे उसके चेयरमैन थे, उसके अलग अलग मेंबर्स थे, तो ये सारे काम वो लोग कर रहे थे। तो जो BN राव साहब का काम था कि जो भी जनरल स्ट्रक्चर है किसी संवैधानिक फ्रेमवर्क का, किसी गणतंत्र का, उसको संविधान सभा को बताना, सलाह देना। नेक्स्ट हम 14 देखेंगे। इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, जब संविधान बना था, संविधान में साफ साफ ये बात लिखा गया था, और उसका स्कोप जो भी हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने बिल्कुल ही इस बात को कहा गया था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो संविधान को हमारे चेंज कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है, अगर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो। तो आप जानिए कि पहला अमेंडमेंट जो है कब हुआ था। हमारे पास ऑप्शन ए है 1950 में, बी है 1951 में, सी है 1952 में, और डी है 1953 में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला अमेंडमेंट है वो बी 1951 में हुआ था, और इसने फंडामेंटल राइट्स को लाया था, मतलब खासकर जो भी कई सारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस थे उसको चेंज किया गया था। फंडामेंटल राइट्स के कई सारे प्रोविजन को उसमें चेंज किया गया था। किस लिए? कि कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अब्यूज ना कर सके। ये नहीं कि आप कुछ भी कह दे रहे हैं। तो ये चीज़ पहले से ही 1951 में चेक की गई थी। या फिर जो भी जमींदारी एबोलिशन था, पहले हमारे देश में जमींदारों का राज, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो टैक्स लेने का तरीका था वो ये था कि जगह जगह पे जमींदार बना दिए थे, और जमींदारों का काम था कि वो अपना जो भी प्रोड्यूस होता था उसको देखते थे, और अगल बगल जो भी उनके मतलब अंडर में जो लोग आते थे उनसे टैक्सेस लेते थे और ब्रिटिश को देते थे। देश आज़ाद होने के बाद से पहला जब अमेंडमेंट हुआ 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट, उसमें कुछ एक फंडामेंटल राइट्स को चेक किया गया, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को, कि आप बहुत ज़्यादा स्टेट के खिलाफ ना बोलें या उल्टा पुल्टा कुछ भी ना करें। दूसरा था कि जो जमींदारी का एबोलिशन किया गया, जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया और उसको वैलिड किया गया। इसी अमेंडमेंट ने लोगों को राइट टू इक्वालिटी थी, और ये बात किया कि भाई जो स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाएगा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, जो भी समाज के निचले तबके के लोग हैं उनको खासकर उनका ध्यान रखा जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमारे देश में भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल्कुल ही लग चुका है, 2016 के आसपास ये बिल्कुल शुरू हो गया है। सबसे पहले किस देश में ये शुरू हुआ था? देखिए, हमारे पास ऑप्शन ए है इंडिया, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी यूएसए। इंडिया तो होगा नहीं, वैसे ही कट गया। सही आंसर जो है हमारा होगा सी, फ्रांस में सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट हम जानेंगे 16। आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली ग्रांटेड इलेक्ट्रिकल franchise to every Indian citizen who has not been declared a bankrupt, criminal, insane or a non-resident and has attained age of dash। देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था, आपने जाना कि वो इनेक्ट तो 26 नवंबर 1949 में ही हो गया था, पूरी तरह से अच्छी तरह से सारे प्रोविज़न जो लागू हुए वो हमारे 26 जनवरी 1950 में हुए थे। उस समय जो इलेक्टोरल फ्रेंचाइज था, जो भी इंडियंस हैं उनके वोट देने का अधिकार था, वो एक पर्टिकुलर एज पे था, एडल्ट सफरेज था। अब वो जो एडल्ट सफरेज था वो कितने साल की उम्र का था? आज जो है एडल्ट सफरेज है 18 साल का। अगर आप 18 साल के हो गए हैं, आप जाइए अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, और जब भी मतलब अपना नाम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल कराइए और जाके अपना वोट दीजिए। उस समय क्या था कि अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आप वोट नहीं दे सकते। मतलब जो वोट देने का अधिकार था वो 21 साल के ऊपर था। उसके अलावा आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, इंसेन पागल नहीं होने चाहिए, नॉन रेसिडेंट नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें कुछ एक इनमें से अभी भी हैं, और ये 21 साल से
18 साल जो एडल्ट सफरेज की एज है, 18 ईयर्स का एडल्ट सफरेज का एज है, वो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हुआ था। 1988 में, ध्यान दीजिए क्यों? क्योंकि ये वह टाइम था कि जब हमारे राजीव गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और राजीव गांधी काफ़ी फेमस थे यूथ्स के बीच में। यूथ एक तरह से देखते थे कि वो जो है हमारे मिरर हैं, तो इसलिए राजीव गांधी ने इन चीज़ों को देखी, अगर यूथ वोट देते हैं और जो कम एज के हैं, इसलिए उन्होंने 21 से घटा करके इसको 18 कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे 17। हमारे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो है, सभी बच्चे चाहे किसी भी तबके के हों, अगर वो 6 से 14 साल के एज के हैं तो उनके लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा हम उनका फंडामेंटल राइट है। अब यह जो है पहले से हमारे संविधान में नहीं था, संविधान में संशोधन किया गया, उसके बाद इसको डाला गया। तो किस संविधान के संशोधन से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट बनाया गया था? तो संविधान संशोधन 82 मतलब 82वां, बी 83वां, सी 84वां और डी 86वां से। आप जानिए कि यह 86th अमेंडमेंट, डी की मैं बात बोल रहा हूँ, डी 86th अमेंडमेंट 2002 से जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है, बच्चों का जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसको फंडामेंटल राइट बताया गया है, और इसको आर्टिकल 21A में इसको जोड़ दिया गया है। और यह आर्टिकल खास कहता है कि स्टेट shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may determine। स्टेट अपने हिसाब से इसकी व्यवस्था करे, और जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, चाहे किसी भी तबके के हैं, उनको बिल्कुल ही फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। ये इन बच्चों का आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे, इन विच ईयर द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज टैक्स इन द प्रेजेंट फॉर्म हैड कम टू इंडिया इन अ फॉर्मल मैनर। आप जानते हैं हमारे देश में ऑलरेडी जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लागू हो चुकी है। तो आज का जो ये फॉर्म है वो सबसे पहले कब हमारे देश में लाया गया था? हमारे पास ऑप्शन ए है 2000 में, बी 2002 में, सी 2004 में, डी 2006 में। सही आंसर होगा 2004 में ही ये आया था। 19 हम देखेंगे, हु वॉज द इंटरीम प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो पहली संविधान सभा बनी थी उसके इंटरीम प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे पास ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है BR अम्बेडकर, डी है जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपको बताया इस संविधान को बनाने के लिए पूरी एक सभा बनी थी, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे थे। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जो संविधान सभा बनी, उसमें फ्रेंच प्रैक्टिस, जैसा फ्रेंच कहते हैं वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी, और उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल ही कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ असेंबली थे, और ये टेम्पररी रूप से प्रेसिडेंट बने। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे, वो प्रेसिडेंट बन गए बाद में, और HC मुखर्जी जो थे, HC मुखर्जी, वो वाइस प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 20, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आप जानिए कि कई क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि हमारा जब संविधान 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट और इनेक्ट कर दिया गया था और कई सारे प्रोविजन लागू हो गए थे, तो उसमें सिटीजनशिप के साथ एक इलेक्शन का भी प्रोविजन था। तो ये इलेक्शन का प्रोविजन था, और इसी इलेक्शन का प्रोविजन क्या, इलेक्शन कराने के लिए पक्का ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सबसे पहले वाले कौन बने थे? सही ऑप्शन होगा सुकुमार सेन, सी। सुकुमार सेन कौन थे? ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे। आज जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, IAS होता है, उस समय IAS ICS हुआ करता था। तो ये ICS वाले थे, और यही फर्स्ट
चीफ इलेक्शन कमीशन बने। 21 मार्च 21 मार्च 1950 से लेकर के और 19 दिसंबर 1958 तक ये रहे। और इन्होंने 2 इलेक्शन जो हैं बिल्कुल ही सफल तरीके से करा है, और पहला एक 1951-52 वाला और दूसरा 57 वाला। कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 21 से, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया द डेट 24 दिसंबर 1996 इज नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इंडिया में पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज आप देख लीजिए भारत में कब आया था। खासकर पंचायती राज सिस्टम तो हमारे पास बहुत पहले से था, लेकिन फॉर्मली संविधान में संशोधन किया गया था और 73rd अमेंडमेंट 1992 से आया था। उसके बाद 1992 में जब ये आया उसमें कुछ चेंजेस किए गए 24 दिसंबर 1996 में, और ये पंचायती राज एक्सटेंड कर दिया गया शेड्यूल्ड एरियाज में। जो भी शेड्यूल्ड एरियाज मतलब कि जहां पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, उन एरिया के लिए पंचायती राज एक्सटेंड कर दिया गया कि वहां की अपनी ग्राम सभाएं होंगी, कई सारी चीज़ें जो हैं मतलब वहाँ के जनजातियाँ ट्राइबल्स लोगों के रख रखाव के लिए उनका सेल्फ गवर्नेंस होगा, उनके अपने कल्चर के हिसाब से वो चीज़ों को कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें उसमें थीं। तो उसको बोला गया पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया पीसा एक्ट 1996। देखिए इसमें तो कौन सा ऑप्शन है? A 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी रिपोर्ट ऑफ अशोक मेहता कमेटी वॉज टेबल्ड, सी एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। बिल्कुल ही आपको बस ये याद रखिए पीसा, और ई इसमें ESA का मतलब होता है एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, यहीं से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। नीचे दिए गए में से कौन सा पहला क्लासिकल लैंग्वेज है? आप जानिए कि हमारे संविधान में 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में लिखा गया है 22 भाषाओं के बारे में, मतलब 22 लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड है। उसके अलावा 6 क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं। अब ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो पूछ रहा है कि पहला क्लासिकल लैंग्वेज कौन है? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है कोंकणी, सी है मलयालम, डी है तमिल। तो आप देखिए कि पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज बना था वो तमिल बना था 2004 में। सही ऑप्शन क्या होगा? तमिल 2004 में। और अंतिम अगर पूछा जाए आपको यहीं से मिल जाएगा, उड़िया था 2014 में। 2004 और 2014 तमिल और उड़िया। बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ गए। अब खास ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 22 भाषाएं हैं जो एक्सेप्टेड 8th शेड्यूल में। उसके अलावा ये क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी नई चीज़ आ गई? आप जानिए क्लासिकल लैंग्वेज होते क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो कहता है कि किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कुछ एक चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वो इतनी पुरानी हो कि उसका 1500 से लेकर के 2000 सालों तक का कम से कम कुछ टेक्स्ट लिखा या कुछ रिकॉर्डेड हिस्ट्री हो। दूसरा है कि इसके कुछ एंशिएंट लिटरेचर हो या टेक्स्ट हो जो किसी पर्टिकुलर स्पीकर ग्रुप है या उनका जो जनरेशन है उनके लिए काफ़ी महत्व रखते हो। सी है कि अगर जो इसका लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल हो और किसी दूसरी स्पीच कम्युनिटी से नहीं लिया गया हो, किसी दूसरे लैंग्वेज से नहीं लिया गया हो और ओरिजिनली ये बिल्कुल ही अलग ही हो। और चौथा है कि जो भी क्लासिकल लैंग्वेज है या लिटरेचर हो वो आज के मॉडर्न लैंग्वेज लिटरेचर से अलग होनी चाहिए। और देयर मे ऑल्सो बी अ डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म और इट्स ऑफशूट्स। मान लीजिए कि पहले से कोई क्लासिकल लैंग्वेज है, हो सकता है कि बीच में कई एक लोग उसको बोलना छोड़ दिए हों या उसमें कुछ सुधार हो गए हों, कुछ अलग उसमें अमेंडमेंट्स आ गई हों या उसी से कुछ दूसरी भाषा निकल गई हो। तो ये सारी चीज़ें उस क्लासिकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, तभी जा करके वो पर्टिकुलर लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज के लिए है ऑथराइज होती है, मतलब डिक्लेयर की जा सकती है। अभी तक टोटल 6 हैं। पहला तमिल था 2004 में, फिर संस्कृत हुआ 2005 में, तीसरा कन्नड़ हुआ 2008 में,
तेलुगु हुआ 2008 में, मलयालम हुआ 2013 में और उड़िया हुआ 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 23rd। द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एबोलिश्ड इन 1985, इन विच ईयर इट वॉज रिवाइव्ड बैक। देखिए यहां पे बात हो रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल की। इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है। हम जानते हैं कि जो हमारा सेंटर है, सेंटर में जो सिस्टम है उसको बोलते हैं बाईकैमरल। बाईकैमरल सिस्टम में एक जो होता है हमारा लोअर हाउस होता है, या लोकसभा आप कहते हैं, दूसरा होता है राज्यसभा। वैसे ही ये हो गई सेंटर की बात। कुछ एक ऐसे स्टेट हैं जहां पे जो हमारा लोअर हाउस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है और स्टेट में, और जो अपर हाउस है वहां का उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। इसके जो मेंबर्स को एमएलए कहते हैं, इसके मेंबर को एमएलसी कहते हैं। तो हमारे यहाँ भारत में अभी फिलहाल मैं अप्रैल 2020 तक की बात कर रहा हूं, टोटल 6 जो हैं ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बाईकैमरल सिस्टम है। इनमें से एक आंध्र प्रदेश पहले भी था, अभी उसका डिवीजन हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश जब पहले था तो कुछ एक दिनों के लिए 1985 में इसको जो बाईकैमरल सिस्टम था, मतलब एमएलसी वाली जो चीजें थी, उसको हटा दिया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया गया था। दोबारा इसको कब लाया गया? ऑप्शन ए है 2004 में, बी है 2005 में, सी है 2006 में, डी है 2007 में। पहले जान लीजिए कि 1958 से लेकर के 1985 तक यह था, और बाद में 2007 में फिर आया और अभी तक ये चल रहा है। अब ध्यान में इस बात को रखिए कि अभी जो हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, इसका डिवीजन हो चुका है और 2 हिस्से इसके तेलंगाना हो गए हैं। तेलंगाना में भी अभी फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल है। मतलब उसके अलावा किन किन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहां पे ध्यान देखिए। ये है हमारा यूपी, ये है बिहार, यूपी बिहार में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश आपने जान लिया। उसके बाद से हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटका में, बहुत पहले कभी बंगाल में भी हुआ करता था और उसके बाद तमिलनाडु में हुआ करता था। वो सब बातें छोड़िए, अभी फिलहाल में जानिए 6 है। और संविधान का आर्टिकल 169 ये बात कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इवन स्टेट्स में भी हो सकते हैं। हम जानेंगे 24th नंबर क्वेश्चन। Who among the following was the vice president of the executive council in the interim government 1946-47? देखिए उस समय वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। उस समय हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, 46-47 की बात हो रही है। तो 46 में जो चुनाव हुआ उसके बाद से एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी कि भाई उसी समय डिक्लेयर किया गया कि भारत को 48 में जाके 1948 में भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। उसके पहले जो इंटरिम सरकार बनी उसके एक व्यक्ति एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने। वो व्यक्ति कौन थे? हमारे पास ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी राजगोपालाचारी। आप जानिए कि जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल खासकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन के पहले और साथ ही दूसरे जो इंटरिम कैबिनेट बनी थी, क्योंकि देश आज़ाद होने के तुरंत ही बाद चुनाव नहीं हुए थे। देश हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में और चुनाव हुए थे 1951 और 52 में। तो पहला इसके पहले चुनाव हो चुका था 1946 में और 46-47 की ये बात हो रही है। उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट के खासकर हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे वो कौन थे, उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, और जो भी प्रेसिडेंट थे वो थे लॉर्ड वेबल। वो चाहे उनको प्रेसिडेंट कह लीजिए, वो वायसराय थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। 25th नंबर क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? यूएसए मतलब हमारे संविधान के बारे में है ये। यूएसए से हमने सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया है और ब्रिटेन से हमने लिया है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। बी ऑप्शन है, ब्रिटेन से हमने लिया है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और
यूएसए से सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। सी हमने लिया, सी ब्रिटेन और यूएसए दोनों से हमने लिया है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। और डी हमने लिया है ब्रिटेन एंड यूएसए से सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए खास बात, यहाँ पे हम जानते हैं इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट का सिस्टम है, इसको कौन सा पार्लियामेंट कहते हैं, ये अभी एक क्वेश्चन है जो कि कई एग्जामों में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट सिस्टम, जो कि बिल्कुल ही अंग्रेजों की तरह है। मतलब कि पार्लियामेंट जो है, इंडियन पार्लियामेंट, वो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट जैसे ली गई, मतलब कि ब्रिटेन से हमने लिया है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। बात अगर यहां पे क्लियर हो गई तो आप जानिए यूएसए में संविधान को सर्वोपरि माना जाता है। मतलब संविधान में अगर कोई बात है तो वो बिल्कुल है, मतलब वहां पे जो जुडिशियल सिस्टम है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफी ऊंचा वहां पे रखा जाता है। तो सुप्रीमेसी यूएसए से हमने लिया है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रिटेन से हमने लिया है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 26 हम देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेवर सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया। नीचे दिए जो लोग हैं वो ऑलरेडी इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं है। ऑप्शन ए है ज्ञानी जैल सिंह, बी है नीलम संजीवा रेड्डी, सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान दीजिए कि अगर मैं नीलम संजीवा रेड्डी की बात करूं तो वो पहले सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश रह चुके हैं। जैल सिंह की अगर मैं बात करूं, ज्ञानी जैल सिंह का, तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रह चुके हैं। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की मैं बात करूं तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफ, उस समय भोपाल स्टेट हुआ करता था, उसके चीफ मिनिस्टर वो रह चुके हैं। बच गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही आंसर आपका होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और कभी भी किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे 27, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कमिटी ऑफ लोकसभा इज असिस्टेड बाई कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए कुछ कमिटीज हैं जो कि लोकसभा की कमिटी हैं। ये असिस्ट, इस कमिटी को असिस्ट करता है हमारा कैग बोलते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो लोग नए हैं या कभी पॉलिटी बहुत कम उन्होंने सुन रखा है, आप जानिए कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है कि जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे जो भी सरकारी या फिर स्टेट्स के हों, या फिर अगर वो प्राइवेट कॉरपोरेशन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक्स हो, उसका चेक करना, उसकी ऑडिटिंग करना हमारा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफ इंडिया का काम होता है। इसमें यह सहायता करती है किसकी? हमारे पास ऑप्शन ए है एस्टिमेट कमिटी, बी है पब्लिक अकाउंट कमिटी, सी है ज्वाइंट कमिटी ऑफ सैलरी एंड अलाउंस, डी है ऑफिस और प्रॉफिट की ज्वाइंट कमिटी। आप जानिए कि पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है वो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट देती है। जो भी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, उसका एनुअल ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है कैग की रिपोर्ट को, उसके बाद ही उसको प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है अमेंटू से, उसके बाद ही उसको प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। नेक्स्ट 28 हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे दिए गए में से कौन सा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, और ये पूछ रहा है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 26 जनवरी 1950 नहीं, कमेंस कब हुआ था और इनेक्ट भी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, याद रखना है। कुछ एक प्रोविजन उसी समय से ये स्टार्ट हो गए थे। तो नीचे दिए गए में से कौन सा प्रोविजन सिटीजनशिप को बताता है? आप जानिए कि ऑप्शन ए है आर्टिकल 5, बी है आर्टिकल 6, सी है
आर्टिकल 7 और डी है आर्टिकल 8। सही आंसर होगा आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ने बोला क्योंकि देश में टर्मोइल था, सिटीजनशिप, कई सारे लोग उस समय पाकिस्तान से भाग के इंडिया में आए थे या कुछ एक वॉलंटरी दूसरे कंट्री में जाके बस गए थे या उस समय वो लोग नहीं थे इंडिया में। तो जब ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एक्सेप्ट और इनेक्ट किया गया, लागू किया गया, कमेंस किया गया, उस समय कुछ एक संविधान के प्रोविजन आपने पहले भी एक क्वेश्चन में जान रखा है कौन कौन से वो लागू किए गए थे। उसमें आर्टिकल 5 जो है वो क्लियरली बताता है कि कौन कौन से लोग इंडिया के सिटीजन हैं। तो उस समय देखिए कौन कौन से लोग इंडिया के सिटीजन थे। जो भी इंडिया में जिसका जन्म हुआ हो, हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या जिसके माँ बाप में से किसी एक का भी जन्म अगर इंडिया में हुआ हो सकता है अगर माँ का या बाप का अगर जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का सिटीजन था। हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, और उस समय 26 नवंबर 1949 को उससे पहले 5 साल तक भारत में वो व्यक्ति रहा हो, वही लोग जो थे उस समय सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह डिफाइन किए गए थे। नेक्स्ट हम जानेंगे टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस अंडर द फॉलोइंग आर्टिकल। देखिए रीजनेबलनेस की जब बात आती है तो यहां पे बात कही जा रही है फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट अगर रीजनेबल नहीं है तो वो चीजें जो है नहीं लागू होती हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ए है आर्टिकल 13, बी है आर्टिकल 14, सी है आर्टिकल 15 और डी है आर्टिकल 16। जानिए सही आंसर होगा बी आर्टिकल 14। टेस्ट ऑफ रीजनेबल्स का मतलब है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है ये, एक तो पहली बात है हमारा आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब जो है, मतलब अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज बनाती है वो स्वेच्छा से ना बना ले, जो मन करे वो। आर्टिफिशियल, कृत्रिम नहीं होना चाहिए और इवेसिव नहीं होना चाहिए। इवेसिव का मतलब है कि बिना जवाब देते हुए जो भागने की कोशिश करे। बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल आंसर होना चाहिए और इंटेलिजेंट डिफरेंसिया के ऊपर होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई बात मतलब सहमति में भी है और असहमति में है, दोनों को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीजें बनना चाहिए। कुछ रियल और सब्सटैंशियल डिस्टिंक्शन होना चाहिए, तभी जा करके विच डिस्टिंग्विशेस पर्सन और थिंग्स ग्रुप टुगेदर इन द क्लास और अदर लेफ्ट आउट ऑफ इट। मतलब कि अगर कोई चीज अनरीजनेबल है तो उसको बिल्कुल ही चैलेंज किया जा सकता है। एंड टू दिस एक्शन द पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेशन इज ओपन टू जुडिशियल डिसीजन। मतलब ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज बनाती है, अगर वो आर्बिट्रेरी है मतलब स्वेच्छा से उसने बना दिया, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, और गवर्नमेंट जो है उसके बारे में क्लैरिटी पब्लिक में और मीडिया में नहीं रख रही है, तो वो जो चीजें हैं हमारी आर्टिकल 14 के हिसाब से फेल हो जाएंगी। तो आर्टिकल 14 जो है वो हमें ये टेस्ट ऑफ रीजनेबल्स प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही अच्छी चीज है आर्टिकल 14 की। नेक्स्ट हम देखते हैं 30, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डैश। देखिए कि भारत का जो लॉ कमीशन होता है वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बी एक एडवाइजरी बॉडी है, सी डिपार्टमेंटल कमिटी है और डी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है और कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि इंडिया में हमारा लॉ कमीशन होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं हुई। किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, डिपार्टमेंटल बॉडी भी नहीं हुई। चीजें अटकती हैं दो चीजों पे। क्यों? क्योंकि इसका काम जो है लॉ कमीशन का, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। क्या एडवाइस करती है? कि रिसर्च करती है और उसके ऊपर जो भी रिकमेंडेशन आती हैं वो गवर्नमेंट को बताती है कि वो क्या क्या लॉ रिफॉर्म्स करे और जो भी अभी लॉ है उसको अपडेट किया जा सके या जो पुराने लॉ हैं उनको भी सही किया जा सके। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं होती है। नन ऑफ दिस रिकमेंडेशन इज बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। तो यहां पे बात हुई एडवाइजरी बॉडी की, लेकिन एडवाइजरी बॉडी अगर ये है तो बिल्कुल ही ध्यान रखिए कि ये नॉन स्टैच्यूटरी है। कोई भी एक्ट के द्वारा या गवर्नमेंट के किसी भी स्टैच्यूएट के द्वारा नहीं है। ये गवर्नमेंट सिर्फ एक ऑर्डर पास करती है और उसी के द्वारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया काम करती है। तो
नॉन स्टैच्यूरी एडवाइजरी बॉडी आपका आंसर होगा, एडवाइजरी बॉडी आंसर नहीं होगा। डी सही आंसर है, नॉन स्टैच्यूरी बॉडी। सबसे पहले हमारा लॉ कमीशन पहली बार 1955 में अपॉइंट किया गया था और उसके बाद से हर एक 3 इयर्स के बाद ये अपॉइंट होता है। जो लेटेस्ट है वो हमारे 25 फरवरी 2020 को, मतलब 25 फेब 2020 को अपॉइंट किया गया है और यह है 22वां लॉ कमीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं 31 जनवरी 26, 1957 इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। 26 जनवरी तो है, लेकिन यहां पे 47 या 1950 नहीं कहा जा रहा है, 1957 कहा जा रहा है। तो 26 जनवरी 1957 को हम किस लिए जानते हैं? ऑप्शन ए है कि इस दिन सेकेंड पार्लियामेंट्री टर्म बिगिन हुआ था। सेकेंड पार्लियामेंट्री टर्म, ये चीज थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है। पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शन हमारा 1951 और 52 में हुआ था, सेकेंड हमारा 1957 में हुआ था। तो बिल्कुल ही ये चीजें हमारे कंफ्यूज कर सकती हैं। लेकिन 52 से 57 तक चला था। नेक्स्ट जो है हमारा मतलब 57-58 के करीब में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं कि सेकंड पार्लियामेंट्री टर्म बिगिन हुआ था। लेकिन इसके अलावा अभी आपको और ऑप्शन देखने हैं। बी है सेकंड जनरल इलेक्शन, ये भी कंफ्यूज कर सकता है। सी है सेकंड 5 ईयर प्लान टर्म स्टार्टेड, ये भी कंफ्यूज कर सकता है। और डी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। आप जानिए सही आंसर आपका होगा डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1957। यह वह दिन था जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 370 विच वॉज ऑलमोस्ट अ ब्लॉट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो लगा और जिसने लगभग जम्मू एंड कश्मीर को पूरे भारत से सामाजिक, आर्थिक और दूसरे चीजों से या सुरक्षा के नजरिए से इसको भारत से काट के रखा। लास्टली मौजूदा सरकार के मतलब बहुत ही अच्छे एक्शंस की वजह से हमारे 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ से आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो टेम्पररी प्रोविजन था, उसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? कि उस समय वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था और गवर्नर जो था उसके अंदर ही सारी मंत्रिमंडल की ताकत मौजूद थी। उसने तुरंत ही रेकमेंड किया और इसको हटा दिया गया। उस दिन से ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खत्म हो गया। काफ़ी ये अच्छी चीज़ थी। इसके पहले कई एक सारी चीज़ें, मतलब कि वहाँ के लोग इंडिया के बाहर के लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, कई एक सारी चीज़ें। जबकि जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले लोग हैं वो आकर के ये सब काम कर सकते थे। तो ऑलमोस्ट एक ब्लॉट था और एक सेपरेटिस्ट चीज़ थी जो कि हटा दिया गया है इसको 5 अगस्त 2019 से। अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं रहा और यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख 2 हिस्सों में वो बांट दिया गया है। नेक्स्ट हम जानेंगे Which among the following language was included in the 8th schedule by Constitution 21st Amendment Bill on 10th April 1967? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो आया आपने बिल्कुल ही देखा, 26 नवंबर 1949 को कुछ एक प्रोविज़न आया। लास्टली अच्छी तरह से सारे प्रोविजंस लगा दिए गए 26 जनवरी 1950 को। उस समय हमारे 8th शेड्यूल में सिर्फ जो थे 14 ही लैंग्वेजेस थी। उसके बाद डिफरेंट टाइम पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा टोटल 8 और लैंग्वेजेस को इसमें शामिल किया गया है 8th शेड्यूल में। और अब जो है फिलहाल में टोटल 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज है। अब क्वेश्चन ये है कि 21वें अमेंडमेंट, संविधान का जो 21वां संशोधन था जो 10 अप्रैल 1967 को हुआ था, उससे कौन सी भाषा को 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है आसामी, बी है सिंधी, सी गुजराती, डी कोंकणी। आप देखिए बिल्कुल ही मैंने चार्ट लगा दिया है कि कौन सी लैंग्वेज है हमारे पूरे
8 शेड्यूल में पूरे इनकी संख्या जो है यहाँ पे 22 आप पाएंगे। एज ऑन डेट है ये, कब कब इनको रिकॉग्नाइज किया गया है और कहाँ कहाँ ये बोली जाती है। हम किसकी बात करें, 10 अप्रैल 1967 की। देखिए यहाँ पे 10 अप्रैल 1967 ये है 10 अप्रैल 1967 और 21st अमेंडमेंट के द्वारा सिंधी भाषा को, जो कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में बोली जाती है, 8 शेड्यूल में शामिल किया गया था। उसके बाद आप जानेंगे, और यही पहली भाषा थी जो कि 14 के बाद शामिल हुई थी। उसके बाद आप देखिए 71 से 3 भाषाओं को, एक हमारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी से शामिल किया गया था। वैसे ही 92 से 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, मैथिली और लास्ट में संथाली को शामिल किया गया था। और इस तरह से टोटल 8 नई भाषाएं शामिल की गई हमारे शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल मिला के अभी जो है वो फिलहाल कितनी हो चुकी हैं, 22। और 92 जो लास्ट वाला है वो कब हुआ है हमारा, 2003 में। 2003 में 4 भाषाएं शामिल की गई। इसके अलावा हमने क्वेश्चन देखे थे, क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, टोटल 6 हैं। पहली वाली 2004 में हुई थी, तमिल थी, और सबसे लास्ट वाली 2014 में हुई थी। क्लासिकल लैंग्वेजेस कैसे हुई हैं वो भी हमने जाना था ये, लेकिन इसको बिल्कुल ही दिमाग में अंतर रखना है कि अगर मैं क्लासिकल लैंग्वेज पूछूं तो सिर्फ 6 हैं, और अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेजेस जो 8वीं शेड्यूल में है, क्लासिकल लैंग्वेज भी 8 शेड्यूल में ही है, लेकिन वो क्लासिकल लैंग्वेज वाले अलग से कॉलम में है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल ही दिमाग में कंफ्यूज नहीं करना है। 33rd देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ गवर्नर। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद, गवर्नर के बारे में कहता है। हमारे पास ऑप्शन ए है आर्टिकल 152, बी है आर्टिकल 153, सी है आर्टिकल 154, डी है आर्टिकल 156। आप देखिए कि पार्ट 4 जो है खाली स्टेट के बारे में बताता है। स्टेट का मतलब हमारे यहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनसे हुआ, और लगभग 152 से लेकर 237 तक इसी के बारे में डील करता है। आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक। इसी में आर्टिकल 153 जो है वो कहता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में, और आर्टिकल 154 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के बारे में। हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ गवर्नर, तो सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 153। 34 हम देखेंगे, द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अथॉरिटीज। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो कौन सी अथॉरिटी, उसका डिस्पोजल का मतलब पूरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे पास ऑप्शन ए है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और डी होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप जानिए कि अगर मैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं तो मैं कंसोलिडेटेड की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों अलग चीजें हैं। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो बिल्कुल ही संविधान में आर्टिकल 267 में दी गई है, और जैसा कि इसका नाम है कंटिजेंसी, वैसे ही ये इंप्रेस्ड है, मतलब कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो पैसे जमा किए जाते हैं वो कंटिजेंसी फंड के लिए आते हैं। अब पार्लियामेंट इसको इनेक्ट करती है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के द्वारा इसने पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया था। और द फंड इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है वही इस पैसे को रखता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, और जब भी इसकी जरूरत पड़ती है, जब भी एग्जीक्यूटिव एक्शन की जरूरत पड़ती है कि देश में इन पैसों की जरूरत है, तो तब निकाल के इसमें से पैसे दिए जाते हैं। अब स्टेट में भी कंटिजेंसी फंड होते हैं, उसका देखभाल कौन करेगा। अब स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, गवर्नर होता है, इसलिए कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है वो गवर्नर के हाथ में होती है। सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम जानेंगे 35, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लास्ट क्लासिकल लैंग्वेज। ऑप्शन ए संस्कृत, बी कोंकणी, सी मलयालम, डी तमिल। इस तरह का हम एक क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, हमने जाना था वहां पे फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में तमिल को डिक्लेयर किया गया था। अभी तक टोटल 6 हैं और 8 शेड्यूल में ही हैं क्लासिकल लैंग्वेज हैं, उन 22 से ये अलग है, और अंतिम जो है वो उड़िया है। तो सही आंसर हमारा होगा डी उड़िया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तमिल नहीं होगा, बिल्कुल ही ये गलत है, यहाँ पे डी उड़िया होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे
36. Which among the following is the correct combination of member of joint committee on office of profit? देखिए, एक ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होती है, जितने भी प्रॉफिट का ऑफिस है उसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनती है। उसमें कुछ एक लोग, ज्वाइंट कमेटी कहने का मतलब है कि लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि कितने लोग लोकसभा के होंगे और कितने लोग राज्यसभा के होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 15 लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से, टोटल मिला के 25 होंगे। बी ऑप्शन है 15 लोकसभा के, 15 राज्यसभा के, टोटल मिला के 30 होंगे। सी ऑप्शन है 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, टोटल मिला के 30 होंगे। और डी ऑप्शन है 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, टोटल मिला के 22 होंगे। सही ऑप्शन होगा आपका ए कि 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, टोटल मिला के 25। लेकिन अब थोड़ा जान लीजिए कि ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। ज्वाइंट कमेटी कहने का मतलब है कि इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा होनी ही होनी है। और आपने जाना कि 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होंगे। लेकिन इसका काम क्या है, खासकर जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे सेंट्रल की या स्टेट गवर्नमेंट की, वहां पे कोई भी कमेटी अगर बनती है तो उस कमेटी का कॉम्पोजिशन, कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सा व्यक्ति है, और खासकर वो किस तरह की कमेटी है, और उस कमेटी के लिए कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति सही नहीं है, ये उन कमेटियों को बताना, यही काम करती है हमारी ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका काम ही है कि जो भी लोकसभा या राज्यसभा की कमेटी बनी, उसमें भी जो भी व्यक्ति आ रहे हैं या वो कमेटी कैसी है उसकी देखरेख करना, और उसके लिए लोगों के नामों का रिकमेंडेशन करना और बताना यह व्यक्ति एलिजिबल है, सही है, नहीं है, ये सारी चीजें। और खासकर ये What office should not disclose? Okay, a member of either house of parliament under article 102, और ये सारा काम वो आर्टिकल 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करती है। और जो भी इस कमेटी की रिपोर्ट होती है वो लोकसभा में रखी जाती है और राज्यसभा में भी रखी जाती है। ऑप्शन हमारा सही क्या है कि 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से, टोटल मिला के 25 मेंबर होते हैं ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। नेक्स्ट हम जानेंगे, इन विच ईयर उत्तरांचल वॉज नेम्ड एज उत्तराखंड। आज भी बहुत सारे लोग इस डाउट में रहते हैं कि वो उत्तरांचल है या उत्तराखंड है। तो सही जानिए, इसका नाम पहले उत्तरांचल था और अब जो है उत्तराखंड हो चुका है। तो किस साल में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ था? हमारे पास ऑप्शन ए है 2004, बी है 2005, सी है 2006 और डी है 2007। देखिए, उत्तरांचल जो था 27th स्टेट ऑफ इंडिया बना था 2000 में। उसी समय सेम टाइम में बिहार से झारखंड अलग हुआ था और एमपी से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसी समय यूपी से उत्तरांचल अलग हुआ था। और ये घटना कब की है? 9 नवंबर 2000 की। लेकिन 2000 में तो उसका नाम उत्तरांचल था, ये नाम बदला गया जनवरी 2007 में। सही आंसर क्या होगा? जनवरी 2007, डी। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमारे देश में ऑलरेडी जीएसटी लागू हो चुका है 2016 से। तो 2016 में संविधान में उसके लिए कुछ बदलाव किए गए। अब वो संविधान का कौन सा बदलाव, अमेंडमेंट, संशोधन है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को स्टेट में या फिर सेंटर में उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए कहता है? हमारे पास ऑप्शन ए है 100th अमेंडमेंट, बी है 101, सी है 102 और डी है 103। आप जानिए 101 मतलब बी ऑप्शन सही है। 101 मतलब 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 यही स्पेशल प्रोविजन देता है कि इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होनी चाहिए, और इसी के हिसाब से पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई है कि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के ऊपर यूनियन या स्टेट लॉ या टैक्सेस जो है इंपोज कर सकता है। इसमें खास बात जानिए, जीएसटी आने से कई चीज़ों के मूल्य, अधिकतर चीज़ों के मूल्य जो है
हर एक राज्यों में बराबर हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि आज भी लीकर के ऊपर, आज भी पेट्रोल के दाम, ये जो चीज़ें हैं वो लगभग एक नहीं है स्टेट्स में। जानिए कि उनको जीएसटी से बाहर कई एक चीज़ों को रखा गया है, उनमें से ये भी है। और अगर मैं लीकर की बात करूं तो लीकर में खासकर ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा फायदा स्टेट गवर्नमेंट को होता है। स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उसका फायदा बट जाए और वो सेंटर को चला जाए। दूसरा, अगर मैं पेट्रोल डीजल की बात करूं, कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि पेट्रोल एंड डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए कई रीजन है। आप जानिए कि हर एक स्टेट में खासकर जो भी पेट्रोल डीजल के प्राइजेस हैं उस पर सेस लगता है। अब सेस के सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। जितना मन करे उतना। वो सेस किस चीज़ के लिए है कि मतलब हमारे कभी इन्वायरमेंट कंट्रोल के लिए, कभी इन्वायरमेंट में जो भी पोल्यूशन है उसके कंट्रोल के लिए, कई एक चीज़ों के लिए वो सेस लगता है। और वो सेस लगाने के नाम पे सेंट्रल और स्टेट जो है हमारे इन कई सारी चीज़ों के दामों पे में बढ़ने देते हैं। अब लोग कहते हैं कि क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम जो है एक जैसे हो जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो हो गए तो सबसे ज़्यादा घाटा स्टेट गवर्नमेंट्स को होगा। तो ये जो चीज़ें आती हैं जीएसटी के अंदर आती हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। संविधान में संशोधन हुआ 101, जो यूपी बिहार या जो भी पूर्वी वाले हिस्सों के लोग हैं वो किसी इन्विटेशन में जाते हैं, 101 रुपये वहाँ पे दे के आते हैं, मतलब एज अ हमारे यहाँ न्योता कहते हैं उसको। तो न्योता दे के ये आते हैं, उसी से आप याद रखिए 101वां अमेंडमेंट है जीएसटी का। नेक्स्ट हम जानेंगे 39, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, कि नीचे दिए गए में से कौन सा काम पब्लिक अकाउंट कमेटी का सही काम है। अब इसमें से एक ही सही होगा, हम देखेंगे। ऑप्शन ए है, इट वर्क्स अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड क्रिएट्स अकाउंट्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, कि यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करती है। और दूसरा, कई सारे मिनिस्ट्रीज के अकाउंट्स को क्रिएट करती है। दूसरा है कि हमारा कैग जो मैंने बताया था आपको, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है और अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है। तीसरा है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये रिपोर्ट देती है जितने भी गवर्नमेंट के नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, कि कुछ एक्सपेंडिचर जिसको हमारे बजट में प्लान नहीं किया गया है तो उसके बारे में ये पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट देती है। और हम जानेंगे कि यह जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है एक पार्लियामेंट कमेटी है, ये लास्ट ऑप्शन है, कि यह स्क्रूटनाइज करती है जो भी कैग की रिपोर्ट है उसको। जानिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसका काम ही है कि जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है पार्लियामेंट को, उसको एग्जामिन करती है, उसको चेक करती है, उसके बाद से प्रेसिडेंट जो है उसको पार्लियामेंट के सामने पेश करता है। तो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी का सही आंसर क्या हुआ? इट इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी विच स्क्रूटिनाइजेस द रिपोर्ट ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या है? जितने भी पब्लिक, मतलब सरकारी, चाहे सेंटर के हों, स्टेट के हों, या फिर जो भी कॉरपोरेशन है, मतलब प्राइवेट कॉरपोरेशन हो, उन लोगों के जितने भी अकाउंट्स या जो भी चीज़ें हैं उसको ऑडिट करना है, ये क्या का काम है। और वो जो रिपोर्ट देगा उसको एग्जामिन करेगी पब्लिक अकाउंट कमेटी। लास्ट में उसको प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। नेक्स्ट है 40, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। नीचे दिए गए में से कौन सा व्यक्ति दो बार जिसने 2 टाइम्स और वो भी लगातार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट को होल्ड किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर आर वेंकट रमन, बी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी है डॉक्टर वीवी गिरी और डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सही ऑप्शन होगा डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जानिए कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए गए थे 13 मई 1952 को, और उसके बाद से 12 मई 1957 तक वो रहे। मतलब कि जो पहली बार जो हमारा इलेक्शन हुआ था उसके बाद से, उसके बाद फिर दोबारा सेकेंड पार्लियामेंट में 13 मई 1957 से लेकर के 12 मई 1962 तक रहे। तो इस तरह सही आंसर क्या हुआ? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए। अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे उसमें से 6 लोग ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले भी रह चुके हैं। और खासकर जानिए कि ये 2 लगातार कंसेक्यूटिव टर्म में वाइस प्रेसिडेंट रहने के बाद हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने
और वो भी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद से 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहे। तो सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 41 जानेंगे, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट लिटिगेशन कंट्रोल ट्राइबल पंचायत, कि भारत में से किस राज्य ने पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम, वहाँ पे जो भी लिटिगेशन हैं, जो आपस के लोगों के लड़ाई झगड़े हैं, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो या क्रिमिनल केसेस से संबंधित हो, उसको कंट्रोल करने के लिए ट्राइबल पंचायत लॉन्च की है। यहाँ पे पीसा की बात नहीं हो रही है। पीसा जो है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज है, पीसा 1996, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ट्राइबल पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लिटिगेशन कंट्रोल ट्राइबल पंचायत जो बनी है, कहाँ पे बनी है। ऑप्शन ए है केरला, बी तमिलनाडु, सी वेस्ट बंगाल और डी गुजरात। सही ऑप्शन है ए केरला में। 42 जानेंगे, एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, हाउ मेनी कम्युनिटीज इन इंडिया कम अंडर माइनॉरिटीज। देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1999 के सेक्शन 2C के तहत भारत में कितनी कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में आती है। माइनॉरिटी कहने का मतलब है अल्पसंख्यक। आजकल मीडिया में कई बार ऐसा बात हो रहा है कि धीरे धीरे लोग जो हैं वो इंक्लाइंड हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र की तरफ, या फिर मेजॉरिटी का शासन लोग कह रहे हैं, और खासकर ये गवर्नमेंट के ऊपर आक्षेप लगाने जैसी ही बात हो गई। तो आप जान लीजिए कि वहाँ पे जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो माइनॉरिटी की बात, और माइनॉरिटी में पूरे लोग सिर्फ समझते हैं कि ये हो सकता है कि ये यहाँ पे इस्लाम की ही बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी में हमारे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 सेक्शन 2C के तहत ऑलरेडी कुछ एक और जो हैं वो नंबर्स हैं, मतलब और भी कुछ रिलीजियस लोग हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी 5। सही आंसर होगा हमारा डी 5। टोटल माइनॉरिटीज इंडिया में कितनी है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी। और ये कौन सी है? ये है रिलीजियस माइनॉरिटीज। फिर हम चलेंगे 43rd, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स Article 164(1) provided a minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of welfare of the scheduled caste and backward classes। अब देखिए नीचे किसी 3 स्टेट का कॉम्बिनेशन है, उसको बताना है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 164(1) के तहत अगर कोई व्यक्ति ट्राइबल वेलफेयर का मिनिस्टर इंचार्ज बनता है, ट्राइबल वेलफेयर का मिनिस्टर इंचार्ज बन सकता है, तो उसी व्यक्ति को वहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, एससी और ओबीसी का भी वो एडिशनल इंचार्ज बन सकता है अगर वह आर्टिकल 164(1) के तहत मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर है। तो बिल्कुल ही आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। ऑप्शन ए है बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, बी है बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, सी है बिहार, राजस्थान एंड गुजरात, डी है बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। बिल्कुल ही कठिन सवाल है, क्योंकि हर एक जगह पे आपको ये जो भी कॉम्बिनेशन दिए गए हैं वो हर एक जगह पे ट्राइबल लोग हैं। सही ऑप्शन आपका होगा बी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। 44 जानेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल्स। देखिए नीचे दिए गए में से कौन सा सही मैच नहीं करता है। तो हम ऑप्शन ए देखते हैं। आर्टिकल 360 बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, बिल्कुल ही सही है कि देश में जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी तो क्या क्या चीज़ें होंगी। बी है वो बताता है आर्टिकल 368 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सी बताता है, ये भी सही है, सी बताता है आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जितने भी हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज या आईएएस वगैरह लोग हैं उनके अगर कोई मुद्दे हैं तो वो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ही उसके बाद से वहाँ से मतलब उसकी वैधता जो है वो लगभग हाई कोर्ट के बराबर होती है। लास्टली हमारा तो मतलब ये भी सही है, हमारा ए बी सी ये तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। सही आप इनको ना कहिए, करेक्ट कहिए, इसको भी करेक्ट कहिए, इसको भी करेक्ट कहिए। क्वेश्चन क्या है? नॉट करेक्टली मैच। सिर्फ एक ही बचता है, आर्टिकल 280 फाइनेंस बिल। ध्यान रखिए कि फाइनेंस बिल की बात अगर हम करें
तो ये आता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। और आर्टिकल 280 जो है ये बताता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो इसलिए नॉट करेक्टली मैच की अगर बात करूं तो सही ऑप्शन होगा डी, आर्टिकल 280 फाइनेंस बिल, क्योंकि फाइनेंस बिल तो आर्टिकल 112 है और आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर जस्ट लाइक अ चेक ऑन बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस। किसी व्यक्ति ने, हो सकता है कि वो डीपीएसपी के बहुत क्रिटिक रहे हों और वो मानते हो कि ये ऐसे ही जो है हमारे संविधान में लाया गया है, तो किसी व्यक्ति ने कहा है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए राज्य को या देश को चाहिए कि वो अपने कानून बनाए, और ये जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं लोगों के वेलफेयर या एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ही दिए गए हैं। तो इसके बारे में जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि ये जो है इसके अंतर्गत ये सिर्फ एक बैंक चेक की तरह है, जिसको बैंक चाहेगा तो पे करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं पे करेगा। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि डीपीएसपी अगर स्टेट चाहे तो उसको ले करके ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगा और न चाहे तो नहीं बनाएगा, क्योंकि संविधान में इसका प्रोविज़न नहीं है कि डीपीएसपी जो है मतलब इट कैनॉट बी मतलब कोटेड कोर्ट ऑफ लॉ में अगर ये जाता है तो ये फेल हो जाता है, मतलब फंडामेंटल राइट जैसे नहीं है। तो ये कौन से व्यक्ति हैं? हमारे पास ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है मिस्टर आर के सिधवा और डी है प्रोफेसर के टी शाह। सही आंसर होगा प्रोफेसर के टी शाह। एक इकोनॉमिस्ट थे ये और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो संविधान बनाने के लिए सभा बनी थी उसके सदस्य थे। वो डीपीएसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बहुत बड़े क्रिटिक थे, आलोचक थे और कहते थे कि यह इसकी कोई ज़रूरी नहीं है और एक फ्रॉड है, ये इसको देने का कोई मतलब नहीं है। अगर इट कैनॉट बी प्रूवन राइट इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो फिर इसको देने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ही एक चेक की तरह है जिसको कि बैंक चाहे और अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए तभी वो बैंक परमिट करेगा, या ना चाहे तो नहीं करेगा। वैसे ही डीपीएसपी है। सही ऑप्शन क्या होगा? डी, प्रोफेसर के टी शाह। अब हम नेक्स्ट जानेंगे 46। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के अनुसार किसको यह अधिकार है कि लोगों के, सभी लोगों के, पहला आपने क्वेश्चन देखा था आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मतलब उसके हिसाब से इंडियन पार्लियामेंट जो है वो इम्पोज करती है फंडामेंटल राइट के जो है, जो फौजियों के, आर्म फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कौन चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, वो कौन हो सकता है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, बी है पार्लियामेंट, सी है सुप्रीम कोर्ट, डी है बोथ पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। आप जानिए कि यह फंडामेंटल राइट के ऊपर हमारे ऑलरेडी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है कि आप अगर अड़ गए कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है तो चाहिए ही। अगर स्टेट चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी लॉ बना करके, कोई भी लेजिस्लेशन बना करके इसको रीजनेबली, हम कहें रीजनेबली रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। खास बात क्या देखनी है कि इफ इट डजंट वायलेट द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, खासकर मतलब संविधान के बाहर कुछ ना कर रहे हो। बाकी इसके ऊपर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट चाहे तो किसी की भी फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ इम्पोजिशन कर सकती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। 47 देखेंगे। पॉलिट ब्यूरो एक शब्द होता है जो कि कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि पॉलिट ब्यूरो का यूज़ वैसे ही करते हैं कि मैं जानता हूं कि ये इस पार्टी का पॉलिट ब्यूरो है। पॉलिट ब्यूरो देखिए सिर्फ कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए ही पॉलिट ब्यूरो शब्द का यूज़ होता है। अब यह जो शब्द है, यह टर्म है, ये किस कंट्री से लिया गया है? ए यूएसएसआर से, बी जर्मनी, सी पोलैंड और डी ऑस्ट्रिया। ध्यान दीजिए इनमें से कौन कौन से लोग, कौन कौन सी कंट्री जो हैं वो कम्युनिस्ट रह चुके हैं। आप जानिए कि यूएसएसआर जो है वो लगभग कम्युनिस्ट ना कहिए, ये सोशलिस्ट था
और कम्युनिस्ट कहें तो सिर्फ जर्मनी ही था। तो सही आंसर होगा हमारा बी, जर्मनी। और ये जो पॉलिट ब्यूरो जो है, इसका वहाँ पे जर्मन भाषा में इसको कहते हैं पॉलिटिक्स ब्यूरो डेस जेंट्रल, मतलब सेंट्रल कमिटी। और खासकर एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो उनकी कार्यकारिणी समिति होती है, उसको कहते हैं। जर्मनी से यह लिया गया है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी विच अमंग द फॉलोइंग ऑफिस वाज सेटअप इन इंडिया। संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन, सिफारिश के हिसाब से नीचे दिए गए में से किसका सेटअप भारत में किया गया था, कौन सी ऑफिस सेटअप की गई थी। हमारे पास ऑप्शन ए है सेंट्रल बिजनेस कमीशन, बी है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, डी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आप जानिए कि 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने अपॉइंट किया था संथानम को, और संथानम जो थे उसके प्रेसिडेंट थे। और वो जो कमेटी बनी थी लाल बहादुर शास्त्री ने बनाई थी, वो एंटी करप्शन कमेटी कहा गया था। खासकर अगर कोई सरकारी विभाग में है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, किसी भी जगह पे है या फिर कहीं पे भी अगर करप्शन हो रहा है, उसके बारे में संथानम कमेटी ने जो रिपोर्टें दी वो काफ़ी प्रेज, उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है और उसको काफ़ी प्रेज किया गया है। तो संथानम कमेटी के द्वारा ही, उसकी रिपोर्ट के ही हिसाब से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो आज है 1964 में भारत में लगा था, और अभी उसको भारत में स्टैच्यूरी स्टेटस दे दिया गया है, मतलब ये बिल्कुल ही वैधानिक हो गई है। 49 देखेंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसाइड दैट देयर शुड बी अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट और नॉट। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको यह बताना है कि नीचे दिए गए में से कौन से लोग यह कहेंगे कि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, किसी भी स्टेट में अगर हम बाई कैमरल सिस्टम अगर रखते हैं, मतलब कि अगर उस स्टेट में दो हाउसेस हैं, एक जिसके एमएलएज होते हैं, मतलब कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरी होती है जहाँ पे एमएलसीज बैठते हैं, और उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो किसी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल लगानी है या पहले से है तो हटानी है, तो इसका रिकमेंडेशन जो है वो कौन करता है, कौन डिसाइड करता है इसको। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है हमारा प्रेसिडेंट, बी है गवर्नर, सी है लेजिस्लेटिव असेंबली और डी है चीफ मिनिस्टर। तो आपने जाना था कि आर्टिकल जो है हमारा 169 के तहत प्रोविजन है कि किसी भी स्टेट में जो है अगर ये बात तय हो जाए कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी है तो होगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव जो लोअर हाउस है, मतलब जो वहाँ की विधायिका है, वही डिसाइड करती है कि उस स्टेट में उसकी ज़रूरत है या नहीं है, तो वो एक रेजोल्यूशन पास कर देगा। तो अगर वो बननी है तो उसके लिए रेजोल्यूशन कौन देता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन अगर उसको क्रिएट करना है, मतलब उसको हटाना है या क्रिएट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो यह पार्लियामेंट ही करेगा और उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, ये वहां के उसी स्टेट का जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसाइड करती है, और बनाने और हटाने का काम जो है वो नियम करके पार्लियामेंट करती है। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पूरे फास्ट 50 सीरीज का, जो हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। उसके बाद दो पार्ट और आएंगे, आप बिल्कुल ही उनको भी देखिए। 50th क्वेश्चन है, इन विच ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर अ पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन वाज पास्ड। किस साल में सिविल राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट को, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर ऐसे कुछ ऑफेंसेस की जा रही हैं किसी के खिलाफ, कास्ट बेस्ड हो या रिलीजियस बेस्ड हो, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। मतलब कि अगर छुआछूत, मतलब किसी को आप हरिजन होने की वजह से अगर आप उसके साथ जो है अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं या छुआछूत उसको दूर रखते हैं, या फिर किसी को रिलीजियसली कोई बात कह देते हैं, हाँ, कि तुम जो हो सकता है सिख हो या मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, या फिर अगर ये लोग किसी हिंदू को कह दें, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो है उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन रखता है कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड मतलब केसेस में। तो ये
कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1950, बी है 1955, सी 1960 और डी है 1965। सही आंसर होगा बी 1955। उस समय प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 आया था। यह एक्ट जो है पनिशमेंट का प्रोविजन देता है अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रीच करते हैं, मतलब अछूत किसी को कहते भी हैं या उसको लोगों को समझा रहे होते हैं या किसी के साथ अछूता व्यवहार करते हैं तो इसकी वजह से उन लोगों को जो भी मतलब डिसेबिलिटी होगी, उनको जो तकलीफ पहुंचेगी या ऐसा कुछ भी होता है तो आपको पनिशमेंट मिलती है। किसके हिसाब से? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत। सही आंसर होगा हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो यह थे फास्ट 50 के टोटल 50 क्वेश्चन। हमारे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है और आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 17 से लेकर 20 तक हर एक साल, और पिछले 10 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कभी 15, 13, 11, लेकिन मैक्सिमम जो है 17 से 20 तक ये जाते हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ के पढ़िए। लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर दुर्गादास बासु की भी बुक पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रॉयल्स एजुकेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। जय हिंद।